प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसके लिए पहले हमें प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रतिस्थापन यानी एक जगह से उठाकर हमें दूसरी जगह पर कुछ रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, इस एक इक्वेशन में से हमें एक्स या वाई की वैल्यू निकाल कर दूसरी के अंदर रखनी है, तो हमारे पास एक्स या वाई का आंसर आ जाएगा। यही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन मेथड है। आप इसको अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। जैसे इसके अंदर से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इस तरफ रख लीजिए, y को दूसरी तरफ ले जाइए, ये आ जाएगा 14 माइनस वाई। अब x की इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन के अंदर रख दीजिए। x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 14 माइनस वाई ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। y के अंदर y को ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2y। 14 ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू 4। अब हमें तो x या y की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस 14 को दूसरी तरफ ले जाइए, ये माइनस का 14 हो जाएगा, इस तरफ बच जाएगा माइनस का 2y। 14 में से 4 को माइनस किया, आ गया 10, और निशान हमेशा बड़े का आता है, तो आ गया माइनस का 10। इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो 2 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा डिवाइड में, 2 5 ज़ा 10। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब ये y की वैल्यू हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो x तो ऐसे कैसा, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू आ चुकी है 5, y की जगह 5 रख दिया, इज इक्वल टू 14। ये 5 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 14 में से 5 को माइनस किया, 9 आ गया, x की वैल्यू आ गई 9। इस तरह से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। यही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट कर लेंगे। उसके अंदर हमारे पास x और y की जगह s और t है, हम s या t की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन के अंदर रख लेंगे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, ये t दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी हमारे पास s की वैल्यू आ गई 3 प्लस में t। अब ये 3 प्लस टी हम दूसरी इक्वेशन के अंदर रखेंगे। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। s की जगह हमारे पास वैल्यू है 3 प्लस में t, हमने 3 प्लस टी रख दिया s की जगह पे यहाँ। फिर हम आगे एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम नीचे आ जाएगा हमारे पास 6। 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। डिवाइड करने के बाद जो भी आता है उसके हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 6 आ गया, प्लस का निशान है तो प्लस है। 2 की t से मल्टीप्लाई की तो आ गया 2t। फिर उसके बाद हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, उस 3 की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3t। अब 6 तो ऐसे कैसा रह जाएगा, ये 2t और 3t है, ये बन जाएगा हमारे पास 5t, क्योंकि दोनों एक जैसे है ना, तो ऐड हो जाएंगे। इस तरफ है 6 है, ये नीचे 6 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन जाएगा 36। इस तरफ 6 प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 36 में से 6 को माइनस किया, आ गया 30। ये 5t के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, t की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब हमने s की वैल्यू निकाल ली थी, s इज इक्वल टू t प्लस 3। हम t की जगह जो भी हमारा आंसर है वो रख देंगे, 6 आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, यानी s की वैल्यू तो आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। थर्ड पार्ट में ये दो इक्वेशन है, इसके अंदर भी हमें वही सेम करना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। y को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, ये 3 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन के अंदर रख देंगे। जिस इक्वेशन में से आपने वैल्यू निकाली है उसके अंदर नहीं रखना है, उससे दूसरी में रखना है। अगर उसी इक्वेशन के अंदर रख दोगे ना तो आपका आंसर 0 आ जाएगा लास्ट में, या फिर दोनों तरफ LHS RHS के बराबर आ जाएगा, तो आपको एक के अंदर से वैल्यू उठाकर दूसरी के अंदर रखनी है। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3x माइनस 3, वो हम जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर y की जगह पर रख देंगे। बाकी इक्वेशन ऐसी कैसी, नो एक्स ऐसे का ऐसा, माइनस 3 3 ज़ा 9x माइनस, ये हमने 3 की मल्टीप्लाई 3 से की तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 9 इज इक्वल टू 9, ये कैंसिल आउट हो गया, 9 इज इक्वल टू 9 हमारे पास आ गया। ऐसे आंसर आ जाए तो समझ जाइएगा कि एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर रही है, दोनों लाइन एक ही है, तो इसके अंदर x या y की वैल्यू नहीं निकलेगी। x या y की वैल्यू निकलने का मतलब होता है कि वो दो लाइनें उस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही हैं, तो जब एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर रही है तो क्रॉसिंग तो कहीं पे हो ही नहीं रही, हर जगह पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर रही है, उसके लिए हम पिछली एक्सरसाइज में a1/a2 b1/b2 c1/c2 से समझ चुके हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3/9, ये हमारे पास आ जाएगा -1/-3, ये हमारे पास आ जाएगा 3/9,
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया। अब रेशो इक्वल हो गए तीनों के तीनों, तो इसका मतलब एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर रही है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यानी बहुत सारे हल हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 0.2x + 0.3y = 1.3। ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा डरावना सा लग रहा होगा, लेकिन रियल में ये बिल्कुल सिंपल है। पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। डेसिमल यानी दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होते हैं ना, उतने ही हम नीचे एक के आगे 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पॉइंट के आगे 1 है तो हम 1 0 लगा देंगे। 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 प्लस का निशान। 0.3 को लिख सकते हैं 3/10 = 1.3 को लिख सकते हैं 13/10। आप इस तरफ एलसीएम ले लीजिए 10 का। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ऐसे का ऐसे रह जाएगा। फिर 10 को 10 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 की 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। = 13/10 हमारे पास ये है ही। ये 10 इस तरफ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन है वो बच गई 2x + 3y = 13। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम दूसरी इक्वेशन को भी सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास 4/10 आ जाएगा, ये हमारे पास 5/10 आ जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 23/10 हो जाएगा। सेम हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4x प्लस का निशान, 10 को 10 से डिवाइड किया, ये यहाँ पे 5y आ गया। दूसरी तरफ है 23/10, ये 10 इस तरफ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट। 4x + 5y = 23। ये हमारी इक्वेशन आ गई दूसरी। अब हम इन दोनों में से किसी एक में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमने 2x + 3y = 13 में से y की वैल्यू निकाली तो ये 2x दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा और y के साथ मल्टीप्लाई में जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 13 - 2x/3। अगर आप चाहो तो आप x के भी निकाल सकते हो। उसके अंदर ये 3y दूसरी तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा 13 - 3y और 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये अगर आप x के निकाल रहे हो तो जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x की जगह पे रखना, अगर आप y के निकाल रहे हो तो y की जगह पे रखना। अब हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो है 4x + 5y = 23। 4x तो ऐसे का ऐसा हमारे पास है, कुछ नहीं करना। 5 भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा। y की जगह पे हमने अभी अभी जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हम रख देंगे। 23 भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद हम एक बार इस पार्ट को सोल्व करके पहले इसको सिंपल बनाएंगे, फिर आगे करेंगे। 5 की 3 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 65 माइनस 5 की 2 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 10 अपॉन में है 3। अब हम एलसीएम लेंगे 3 का। 4x के नीचे 1 आ जाएगा। 3 की को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और उस 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x प्लस का निशान। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वैसे का वैसा आ जाएगा जैसा है। तो 65 भी वैसे का वैसा आ जाएगा, 10x भी वैसे का वैसा आ जाएगा। एक जैसे प्लस या माइनस हो जाते हैं। 12x में से 10x को माइनस करेंगे 2x आ जाएगा। 65 भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ये 3 इस तरफ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 23 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 69। ये 65 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। इस तरफ है 2x, उस तरफ 69 में से 65 को माइनस किया तो 4 आ गया। ये 2 डिवाइड में जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो इसको हम y की जगह पे रख देंगे। y की वैल्यू हमारे पास ये इतनी है। 13 ऐसे का ऐसा -2 ऐसे का ऐसा। x की जगह हमें रखना है 2 अपॉन में है 3। तो 2 2 ज़ा 4। 13 में से 4 को माइनस किया तो 9 आएगा। 9/3 कैंसिल हो गया। ये 3 3 ज़ा 9। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 2। फिफ्थ पार्ट के अंदर भी बिल्कुल वही सेम है। हमें x की या y की वैल्यू निकालनी है तो √2x = अब ये दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा -√3y और अपॉन में ये जो √2 है ना ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू है वो आ जाएगी -√3 अपॉन √2y। अब हम x की ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन के अंदर रखेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है √3 तो ऐसे का ऐसा। x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। ये वैल्यू हमारे पास है √3 अपॉन √2 और मल्टीप्लाई में है y और माइनस का माइनस आ जाएगा। √8y = 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। हमने इसके अंदर से वैल्यू ली ऊपर वाली से और नीचे वाली के अंदर रख दी। अब y इसके अंदर भी है, y इसके अंदर भी है। y हमने ले लिया बाहर कॉमन, अंदर बच गया। √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया 3/√2 माइनस में √8 = 0। तो अब y के साथ जो मल्टीप्लाई में है ना वो
सारा दूसरी तरफ चला जाएगा ज़ीरो के नीचे। अब ज़ीरो के नीचे चाहे कुछ भी हो वो सारे का सारा ज़ीरो बन जाता है दूसरी तरफ जाकर। अगर दूसरी तरफ ज़ीरो है तो इस तरफ से हम कुछ भी ले जाएंगे वो सारा ही ज़ीरो बन जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। अब y की तो वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर है, ये हमारी x की वैल्यू है। अब इसके अंदर जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो सारा ही मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। फिर अगले पार्ट के अंदर हम एक ही इक्वेशन में से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हम इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो इस तरफ हम 3x/2 को ऐसे का ऐसा रख लेंगे, दूसरी तरफ हमारे पास -2 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 5y/3। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए है, तो ये 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई ये नहीं है सिर्फ एक के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 4। जब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 2 10y/3। अब हमें x इस तरफ अकेला चाहिए तो हम 3 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह पे। तो -4/3 तो यहाँ पे हो गया, +10, 3 3 9, -10/9। अब ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो जहाँ पे भी x है वहाँ हम ये पूरा ऐसे का ऐसा उठा के रख देंगे, -4/3 +10/9y, और इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास है तो अपॉन में 3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, प्लस आएगा y/2 = 13/6। ये जो 3 है ना ये अंदर चला जाएगा, तो 3 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 27। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये -4/9 आ जाएगा, +10/27y आ जाएगा, प्लस y/2 आ जाएगा, = 13/6। फिर हम इसको सोल्व करने के लिए आगे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 54, 54 को हम 9 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, -24 प्लस का निशान। 54 को 27 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y आ जाएगा, प्लस का निशान। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 27, 27 के ऊपर y से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरी तरफ हमारे पास 13/6 ऐसे का ऐसा है। हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो -24 ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा 47, y अपॉन में आएगा 54 = 13/6। फिर ये 54 इस तरफ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 9 54, 13 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117। जब हम -24 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इस तरफ बचेगा 47y, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 और 4 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 141। जब हम 47 को 141 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। अब x की हमने पहली जो वैल्यू निकाली थी वो ये थी, अब इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू हमारी आई है 3, तो हम y की जगह 3 रख देंगे, ये हमारे पास कैंसिल होकर आ जाएगा नीचे 3। इसको आगे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 के -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ऐसे कैसा आ जाएगा, ऐसे ही सेम यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 4 को माइनस किया 6, 6/3 कैंसिल होकर 2 आ गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से हम एक इक्वेशन के अंदर से वैल्यू निकालकर दूसरी के अंदर रखकर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x = 3y = 11 और 2x - 4y = माइनस का जो भी इसको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx = 3 हो। पहले हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकालेंगे, फिर इस समीकरण के अंदर x की जगह पे जो मान आएगा वो रख देंगे, y की जगह पे जो y का मान आएगा वो रख देंगे, उससे m की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले आपको x और y निकालना पड़ेगा, उसके बाद m की वैल्यू निकलेगी। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे। अब मैं आपको बाकी के क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, आप समझ के कर सकते हो इनको आसानी से। y की वैल्यू निकालकर हम उस y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के अंदर रख देंगे, जहाँ पे भी y है वहाँ हम बिल्कुल वैसे का वैसा रख देंगे। अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम उसको वैसे का वैसा छोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है तो हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 11 से की तो 44 आ गया, फिर 4 की मल्टीप्लाई 2x से की तो 8x आ गया, ये भी माइनस का था ये भी माइनस का था, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर ये सोल्व होने के बाद यहाँ पे बन जाएगा 44 प्लस में 8x अपॉन में 3 है।
हम 2x के नीचे 1 रख देंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 के 2 से मल्टीप्लाई की तो 6x आ गया, फिर 3 की 3 से डिवाइड की तो 1 आ गया और ऊपर वाला बिल्कुल ऐसे का ऐसा उतर जाएगा। एक जैसे में एक जैसे प्लस या माइनस हो जाते हैं। 6x में 8x को प्लस किया क्योंकि दोनों ही प्लस के थे तो 14x आ गया हमारे पास, -44 ऐसे का ऐसा। ये जो 3 है ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है। 24 की 3 से मल्टीप्लाई की तो -72 आ गया। ये -44 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। 72 में से 42 को माइनस किया तो 28 आ गया और निशान हमेशा बड़े का आता है। इस तरफ आ गया -28, इस तरफ है 14x। हम x को एक तरफ रख के 14 को दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड में। 14 2 ज़ा 28, x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब ये x की वैल्यू हम y के अंदर रख देंगे। ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास y की है। हम यहाँ x की जगह जब माइनस का 2 रखेंगे, 2 -2 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 3, तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस, और 11 में 4 को ऐड किया 15, नीचे 3 है ही, 3 को 15 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें m की वैल्यू निकालनी थी। हमें गिवन है y = mx प्लस में 3y की जगह पे हम रख देंगे 5, जो भी हमारी वैल्यू आई है। m ऐसे का ऐसा, x की जगह पे हम रख देंगे माइनस का 2 और प्लस का 3। ये प्लस का 3 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 5 में से 3 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 2 = m मल्टीप्लाई में है माइनस का 2। अब हमें खाली m की वैल्यू चाहिए। ये -2 इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1। हमारे पास m की वैल्यू आ गई -1। तीसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इसने स्पेशल कह रखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर आपको वो स्पेशल नहीं कहता कि आप इस विधि से हल करो तो आप कोई भी विधि अपना सकते हो। जैसे हम आगे और भी विलोपन विधि वगैरह पढ़ेंगे, जो आपको आसान लगे आप वो अपना लीजिएगा। लेकिन अगर उसने कह दिया कि इस विधि से ही करना है तो फिर आप कोई और विधि मत लगाइएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली, यानी बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो अंतर 26 आएगा। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी जो बड़ी संख्या है वो जो छोटी संख्या है उसकी 3 गुनी है। हम एक का मान दूसरे के अंदर रख देंगे। ये 3y यहाँ पे जब हम रखेंगे तो 3y, वैसे y माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 2y बराबर का 26 है। ये 2 दूसरी तरफ जाकर भाग में चला जाएगा। y का मान हमारे पास आ जाएगा 13। y का मान तो 13 आ गया। अब हम y की जगह पे 13 रखकर x का मान भी निकाल लेंगे, तो 13 3 39, x का मान आ गया 39। तो इस तरह से हमारे पास दो संख्या आ गई, एक 13 और एक 39। अगला भाग है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए हमें संपूरक और पूरक के बारे में पता होना चाहिए। तो पूरक कोण का मतलब होता है वो जोड़ा जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 90 है तो ये पूरक हो जाएंगे। अगर दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा तो वो समपूरक हो जाएंगे। जैसे 110 डिग्री और 70 डिग्री, 100 डिग्री और 80 डिग्री, इन सभी का जोड़ 180 डिग्री है तो ये समपूरक कोण कहलाएंगे। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि हमारे कोण कितने के हैं, तो हम एक कोण को x मान लेंगे, दूसरे कोण को y मान लेंगे, तो x जमा y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होगा तभी तो वो समपूरक कोण होंगे। एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x बड़ा कोण मान लीजिए, ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी y जमा 18 डिग्री। एक समीकरण हमारे पास ये आ गई, दूसरी समीकरण हमारे पास ये आ गई। हम x की जगह यहाँ पे मान रख देंगे y जमा 18। y में y को जोड़ा तो ये आ गया 2y, 18 दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। 180 में से हम 18 को घटाएंगे, ये आएगा 162। 2 इस तरफ गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। 2 को 162 से हम काट देंगे तो आ जाएगा 81, यानी y का मान हमारे पास आ गया 81। y का मान हमारे पास 81 आ गया तो हम इसको समीकरण में रखकर x का मान भी निकालेंगे। हम y की जगह 81 रख देंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो x का मान आ जाएगा 99। एक कोण हमारा 99 है और दूसरा है 18। आप समीकरणों के अंदर इनको रखकर चेक भी कर सकते हो कि आंसर सही आया है नहीं आया है। आप जब 99 और 81 को जोड़ोगे तो हमारा उत्तर आएगा 180 डिग्री। तीसरा भाग है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब हम दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार जो सामान हमने लिया है उसकी संख्या की गुणा उसके मूल्य से करता है और फिर लास्ट में सबको आपस में जोड़कर हमें टोटल बिल बता देता है। ये बिल्कुल वैसे ही सेम है। अब जो हमें नहीं पता होता उसको हम x और y
मान लेते हैं। हमारे पास बल्ले का मूल्य आ जाएगा x और गेंद का मूल्य आ जाएगा y। हमने 7 बल्ले खरीदे हैं तो हम 7 के गुना x से कर देंगे, ये आ जाएगा 7x। हमने 6 गेंद खरीदी हैं तो हम 6 के गुना y से कर देंगे, ये आ जाएगा 6y। और टोटल बिल हमारा हो गया 3800 रुपये। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम दूसरे समीकरण बनाएंगे। उस टाइम हमने 3 बल्ले खरीदे हैं तो 3 के गुना x से हो जाएगी। 5 गेंद खरीदी हैं तो 5 के गुना y से होकर टोटल हमारा बिल आ जाएगा 1750 रुपये। अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y यानी कि बल्ले और गेंद का मूल्य निकाल देंगे। हम एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन के अंदर रख देंगे। ये 7x दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा और ये 6y है, 6 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ये। जब हमने दूसरी इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू रखी तो कुछ कट नहीं रहा है, जब कुछ ना कटे तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम 5 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, हमारे पास 19,000 आ जाएगा। फिर हम 5 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, -35x आ जाएगा। आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इन दोनों के निशान बदल जाते, लेकिन ये प्लस है तो अब की बार कुछ चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे 6 से। फिर 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाए 6 आ जाएगा सॉरी, और 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x आ जाएगा। यहाँ पे हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और ऊपर वाला बिल्कुल ऐसे कैसा यूं का यूं हम उतार देंगे। 18x और माइनस का 35x, 35 में से 18 को माइनस किया -17 आ गया, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है। 19,000 ऐसे का ऐसा। ये 6 नीचे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब हम 1750 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये आ जाएगा 10500। अब आप सोचोगे कि ये निशान एकदम से कैसे बदल गए, ये हमारे पास -17x है ऐसे का ऐसा, ये इस तरफ जो भी आएगा वो प्लस का है। 19,000 इस तरफ प्लस का था, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। अब हमें x प्लस का चाहिए ना, तो इसलिए हम माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस दूसरी तरफ चला गया तो इस तरफ प्लस बच जाएगा। इस तरह से ये थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, बाकी है वही बिल्कुल सेम ही। जब हमने 19,000 में से 10,500 को घटाया तो ये आ गया हमारे पास 8500, 8500। फिर 17 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। अब x हमने क्या माना था, बेट का रेट, यानी बेट का रेट हमारे पास है 500। एक बेट 500 रुपये का आता है। हमारे पास बेट का रेट तो आ गया, हम बोल का भी निकाल लेंगे। ये हमारे पास y की इक्वेशन है। हम x की जगह पे यहाँ पे रखेंगे 500। 7 को जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3500। 3800 में से जब 3500 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 300, नीचे 6 है, 6 कैंसिल हो जाएगा तो 50 आएगा, यानी हमारे पास बोल का रेट है 50 रुपीज़। चौथा भाग है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा फिक्स प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। जिसके भी आगे क्या लगा हुआ हो, जो निकालना हो उसी को हम x और y मान लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो तरह के किराए हैं, एक तो नियत किराया और एक प्रति किलोमीटर किराया। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो आपको कुछ किराया तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद आप जितने किलोमीटर चलोगे उतना लग जाएगा। मान लीजिए आपको 20 रुपये तो देने ही देने हैं, उसके बाद आपको 1 किलोमीटर के 5 रुपये देने होंगे। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो 10 की गुना 5 से कर देंगे, 50 आ जाएगा। फिर 50 में हम 20 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 20 तो लगेगा ही लगेगा, ये सबको लगेगा। अगर कोई 1 किलोमीटर चल रहा है तो भी लगेगा, कोई 100 किलोमीटर चल रहा है तो भी लगेगा, तो उस टाइम पे उसको 70 रुपये देने होंगे। तो जितने किलोमीटर ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा किराया भी ज़्यादा लग जाएगा। हमने यहाँ पे मान लिया कि नियत किराया x है और किलोमीटर के अनुसार जो लगेगा वो y है, तो x तो सबको लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हम जितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे उतने ही किलोमीटर की गुना हो जाएगी y के साथ, क्योंकि 1 किलोमीटर के y रुपये लगते हैं। पहली स्थिति में ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपये लगते हैं, तो 10 की गुना हम y से कर देंगे और दोनों किरायों को मिलाकर टोटल उसने किराया दिया है 105 रुपये। उसके अंदर फिक्स वाला किराया भी शामिल है। फिर दूसरी स्थिति के अंदर उसने 15 किलोमीटर दूरी तय की है। अब x तो इसके अंदर भी लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूरी 15 किलोमीटर है तो 15 की गुना y से कर देंगे। अब की बार उसने टोटल रुपए दिए हैं 155। हम इन दोनों समीकरणों को हल करके नियत यानी कि फिक्स किराया और पर किलोमीटर किराया दोनों निकाल देंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम 10y दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 10y हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 105 माइनस 10y और प्लस का 15y ऐसे का ऐसा है इज इक्वल टू 155। जब हम 15y में से 10y को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5y
इज इक्वल टू 155। 105 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 5 इस तरह ऐसे का ऐसा। 155 में से 105 को जब हम माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। y इज इक्वल टू आ गया 10, यानी जो किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमारा किराया लग रहा है वो है 10 रुपीज़। अब हमने x की वैल्यू ली थी 105 माइनस 10y, y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, तो हम y की जगह पे 10 रख देंगे। 10 10 100, 105 में से 100 को माइनस किया तो 5 आ गया, यानी जो फिक्स किराया है वो तो है 5 रुपये, और पर किलोमीटर जो किराया लग रहा है वो है 10 रुपीज़। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये इसने आगे क्वेश्चन में ये भी पूछ रखा है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना किराया देना पड़ेगा। अब फिक्स कितना है 5 रुपये, ये तो लगने ही लगने, ये तो हर हाल में लगेंगे, बाकी लगेंगे किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और 1 किलोमीटर की लग रहे हैं 10 रुपीज़। ये हो गया हमारे पास टोटल 250। 250 के अंदर 5 को ऐड कर दीजिए तो 255 रुपीज़ लगेंगे अगर उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो। अगला भाग है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न होती है अंश और हर के रूप में। ऊपर वाला जो होता है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे जो होता है उसको हम हर कहते हैं। अब हमें भिन्न निकालनी है तो इसका मतलब हमें अंश और हर निकालना है। जो हमें निकालना होता है उसी को हम मान लेते हैं। मान लीजिए हमने अंश को यानी ऊपर वाले को मान लिया x और नीचे वाले को मान लिया y। अब इसने क्या रखा है, दोनों में 2 जोड़ दिया, तो हम दोनों के अंदर 2 जोड़ देंगे तो वो 9/11 के बराबर हो जाती है। अब हम आर पार गुना करके इसकी समीकरण निकाल लेते हैं। 11 की 2 से गुना की ये आ गया हमारे पास 11x, 11 की 2 से गुना की ये आ गया 22, 9 की 2 से गुना की ये आ गया 9y, 9 की 2 से गुना की ये आ गई 9 दूनी 18। जब हम इसको आगे हल करेंगे 11x ऐसे कैसा हो जाएगा, ये माइनस का 9y आ जाएगा, ये 18 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, 22 में से 18 को माइनस किया तो प्लस का 4। एक समीकरण हमारे पास आ गई। अब दूसरी स्थिति के अंदर क्या रखा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x में भी हमने 3 जोड़ दिया और y में भी हमने 3 जोड़ दिया, तो उस टाइम पे हमारी जो भी भिन्न होगी वो 5/6 बन जाएगी। बिल्कुल वही सेम काम करेंगे, हम आर पार गुना कर देंगे, गुना करके ये 6x बन जाएगा, ये 6 थी ये 18 बन जाएगा, ये 5y बन जाएगा और ये 5 थी ये 15 आ जाएगा। ये 5y इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, 6x माइनस 5y, 15 भी इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, 18 में से 15 गया तो 3, 6x माइनस 5y और प्लस का 3। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल देंगे। अब हम एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। हमने ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से ली थी और y की जगह इसको पुट कर दिया। अब कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं हो रहा है तो हम इसको सीधा ऐसे ही कर देंगे। ये 9 6 54x हो जाएगा और ये 9 3 27 हो जाएगा। बाहर माइनस होने की वजह से अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे। फिर हम इस 11x के नीचे 1 मानकर एलसीएम लेंगे। 5 का 5 हो जाएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 1 आ जाएगा और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये 4 है तो 4 के नीचे भी हम 1 मान लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिखकर फिर एलसीएम लेते हैं। तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 4 20, यहाँ पे ये आ गया हमारा 20। अब जो एक जैसा उसको प्लस माइनस कर देंगे। 55x में से 54x को माइनस किया तो अकेला x आ गया। 27 में से 20 को माइनस किया तो माइनस का 7 आ गया, क्योंकि निशान बड़े का होता है। ये माइनस का 7 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 7 हमारे पास आंसर आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम y वाले इक्वेशन के अंदर रखकर y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हम x की जगह रख देंगे 7, 7 6 42, प्लस में 3 आ जाएगा, अपॉन में 5 है। 42 में 3 को ऐड किया तो ये आ गया 45 45। जब इसको हम 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। हमने फ्रैक्शन को x अपॉन y माना था तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, हमारा फ्रैक्शन आ गया 7/9। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आंसर सही आया है या नहीं आया। फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा था कि जब हम ऊपर भी नीचे भी 2 ऐड कर देंगे ना तो वो 9/11 बन जाएगा। तो 7 में 2 को ऐड किया 9 बन गया, 9 में 2 को ऐड किया 11 बन गया, 9/11 बन जाए। ऐसे ही अगर हम 3 ऐड कर दें ऊपर भी और नीचे भी तो उस टाइम पे वो 5/6 बन रहा था। तो 7 में 3 को ऐड किया 10 आ गया, 9 में 3 को ऐड किया 12 आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 5 पर और ये 6 पर।
तो ये 5/6 भी आ गया। उसके बाद अगला भाग है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। पर्सनली 3.1 में हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप उम्र से संबंधित प्रश्न करो तो हमेशा वर्तमान उम्र को x और y मानिएगा। यहाँ पे हमारे पास दो उम्र है, एक तो जैकब की और एक उसके बेटे की। हमने मान लीजिए जैकब की उम्र को x मान लिया और उसके बेटे की उम्र को y मान लिया। ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी अब से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तो दोनों ही 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, तो हम दोनों की ही उम्र के अंदर 5-5 जोड़ देंगे। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी जो भी उसके बेटे की उम्र है उसकी गुना हम 3 से कर देंगे और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। x जमा 5 ऐसे कैसा, 3 की गुना y से हो जाएगी, फिर ये 3 की गुना 5 से हो जाएगी, 3 पंजे 15, ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y, ये भी इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 15 में से 5 गया 10, x माइनस 3y और माइनस का 10, ये हमारी एक समीकरण आ गई। फिर ऐसे ही दूसरी स्थिति में देखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। पूर्व यानी कि पहले की बात हो रही है, तो जब हम पहले की उम्र की बात करते हैं तो हम घटा देते हैं। 5 साल पहले की है तो दोनों की ही उम्र उस टाइम पे 5-5 साल कम थी, हम दोनों में से ही 5-5 को घटा देंगे। 7 गुना थी तो उसके बेटे की जो उम्र है उसकी गुना हम 7 से कर देंगे। इस तरह से एक समीकरण हमारे पास हल करने के बाद ये आ जाएगी। दोनों समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। x जो भी मान आएगा वो जैकब की उम्र होगी और y जो भी मान आएगा वो उसके बेटे की उम्र होगी। ये वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से निकाल कर दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो हम सिंपल एलसीएम लेकर इसको आगे सोल्व कर देंगे। आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 40। अब x की वैल्यू आ गई तो हम इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू रख के y की वैल्यू भी निकाल देंगे। हम x की जगह रखेंगे 40, 40 प्लस 30/7, 40 और 30 हो जाएगा 70/7, कैंसिल होकर आ गया 10। x की वैल्यू आ गई 40, y की वैल्यू आ गई 10। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूफ भी कर लेते हैं। जैकब की एज आई है 40 और उसके बेटे की जो एज आई है वो आई है 10। अभी कह रहा है 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जाएगी। हम दोनों के अंदर ही 5 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15, 15 3 × 45। ये हमारी सिचुएशन सही आ गई। थैंक यू वेरी मच।